अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 2017 में पाकिस्तान के शंघाई ताउन तंजीम का रुकन बनने के बाद पहली बार इस तंजीम का इजलास पाकिस्तान में हो रहा है। एससीओ रुकन ममालिक के हुकूमती सरबराहान का ये 2 रोज़ा इजलास 15 और 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में शेड्यूल है, जिसके लिए चीन, रूस और भारत समेत दीगर रुकन ममालिक के वफूद की पाकिस्तान आमद का सिलसिला शुरू हो गया है, जबकि चीनी और रूसी वज़ीर आज़म की कल पाकिस्तान आमद मुतवक्को है। ये इजलास इस हवाले से भी अहम है कि इस इजलास में शिरकत के लिए भारत के वज़ीर ख़ारजा 9 साल के बाद पाकिस्तान पहली बार आ रहे हैं, मगर एक ऐसे वक्त में कि जब पाकिस्तान इंतहाई अहम इजलास की मेज़बानी कर रहा है। इसी इजलास के पहले रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज की कॉल दे दी है और इस एहतजाज की टाइमिंग और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत पर अब कड़ी तनकीद हो रही है। हर तरफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर एहतजाज मौखर करने का दबाव बढ़ रहा है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सियासत को रियासत मुखालिफ करार दिया जा रहा है। हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर इल्ज़ामात लगाई रही है, मगर जो जमातें ऑपोजिशन का हिस्सा हैं या हुकूमत मुखालिफ खड़ी हैं, वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एहतजाज की टाइमिंग को गलत करार देते हुए एहतजाज मौखर करने की अपील कर रही हैं। मगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस शर्त के साथ 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज की कॉल दी है कि अगर हुकूमत ने पार्टी लीडर और डॉक्टरों को बानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तक रसाई ना दी तो डी चौक पर एहतजाज होगा। मगर हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का यह मुतालबा मानने से इनकार कर दिया है। इस हवाले से नून लीग के रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का असल निशाना शंघाई कॉन्फ्रेंस है। इस माहौल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ किसी नरमी का इम्कान नहीं है। अब इस पूरी सूरत में ये बात तो अहम है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इमरान खान से मुलाकात पर पाबंदी, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और इलेक्शन में धांधली समेत दीगर शकों को शिकायत तो दुरुस्त हो सकते हैं, मगर इस सब के बावजूद 15 अक्टूबर को एहतजाज करने की कोई वजह समझ नहीं आती। क्योंकि अगर इमरान खान से फौरी राब्ता इंतहाई ज़रूरी है तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 5 दिन बाद एहतजाज की कॉल क्यों दी थी? वो क्यों चाहते हैं कि इमरान खान से राब्ते के लिए 5 दिन इंतज़ार किया जाए? इससे तो ये वाज़ेह होता है कि 15 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल इसलिए दी गई थी कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के रोज़ हुकूमत पर दबाव डाला जा सके कि जब रियासत का सारा फोकस इजलास की मेज़बानी और फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने पर मरकूज होगा। अहम बात यह कि अब ये इतलात भी सामने आ रही है कि एससीओ कॉन्फ्रेंस के मौके पर एहतजाज के ऐलान पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में इख्तलाफ सामने आ गए हैं। रोजनामा द न्यूज़ और जंग में सीनियर साफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक पार्टी के सीनियर क़यादत ने कॉन्फ्रेंस के दौरान एहतजाज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान, असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन शामिल है। खबर के मुताबिक इन्हीं इख्तलाफात के बायस सियासी कमेटी का इजलास दोबारा तलब कर लिया गया है, जिसमें 15 अक्टूबर का एहतजाज मनसूख करने पर गौर किया जाएगा। इसलिए अब देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एहतजाज का फैसला बरकरार रखती है या ये कॉल वापस लेती है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को हर तरफ से तनकीद और दबाव का सामना करना पड़ रहा है। और अब से कुछ देर पहले डिप्टी वज़ीर आज़म इसाक डार ने भी मुतालबा किया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपनी गलती दुरुस्त करे, जिसे एहतजाज करना है 17 अक्टूबर के बाद करे। कोई एहतजाज करना है, कोई धरना देना है तो बहुत टाइम है। ये 2 दिन का इवेंट है। मुल्क की क्या मैसेज आप देंगे कि उनको चाहिए कि 15 की कॉल को कैंसिल करें? जिस माहौल में हमारा एससीओ कॉन्फ्रेंस भी हो रहा है, पाकिस्तान का कोई सियासी तंजीम जो अपने आप को महबूब वतन पाकिस्तानी समझते हैं, वो भी उसी मौके पे इस किस्म की सियासी हरकत कर रहे होते तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। 15 तारीख को सरबराहान मुमलिकत जो है दूसरे ममालिक के वो लैंड कर रहे होंगे पाकिस्तान में, और उसी टाइम पर डी चौक पर जो है वो मुजाहिरा और एहतजाज अनाउंस किया गया PTI की जानिब से। 15 तारीख के एहतजाज को वापस लें, ये आपकी पार्टी के लिए ज़हर कातिल। समझता हूँ कि ये मौका नहीं है, ये मौका जो है ना मुल्क की अपनी इज्जत का है। तो ये बेहतर होता कि ये इस मौके पे जो है ना इस तरह की कोई बात ना होती। ये सारे मामला जो है ना वो उनकी इस कॉन्फ्रेंस के बाद, शंघाई कॉन्फ्रेंस के बाद जो है ना मेरा ख्याल उस वक्त तक उठा रखने चाहिए। शंघाई ताउन इजलास के दिनों में जो भी बंदा पाकिस्तान के अंदर एक बुरा माहौल बनाना चाहता है, ये दस्तूर का दुश्मन है, पाकिस्तान का दुश्मन है, पाकिस्तान के इमेज का दुश्मन है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, ANP समेत दीगर जमातें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से एहतजाज न करने का मुतालबा कर रही हैं, जबकि पार्टी के सीनियर रहनुमा असद कैसर ने भी आज सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया है कि JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने भी उनसे 15 अक्टूबर का एहतजाज मौखर करने की अपील की है, मगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ
इमरान खान से राब्ता बहाल करवाने के मुतालबे पर कायम है और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज वजारत दाखिला को भी तहरीरी दरख्वास्त दी है, जिसमें बैरिस्टर गौहर और साहिबजादा हामिद रजा को इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त देने की दरख्वास्त की गई है। हम इस समेत दीगर मामलात पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम ने। शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। 2 दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने फैसला किया कि 15 तारीख को डी चौक पर एहतजाज होगा। आप लोगों ने कहा कि इमरान खान तक रसाई नहीं दी जा रही हमारे वकला को, उनके मुआलिज को, और इस वजह से इस एहतजाज की कॉल दी गई थी। अब इस पर एक तरफ तो हुकूमत तनकीद कर रही है, वो जमातें भी जो आपसे इस वक्त बातचीत कर रही हैं आईनी तरमीम के हवाले से, उनका भी मौक़िफ़ है कि क्योंकि उस दिन SCO का पहला दिन होगा तो तहरीक इंसाफ को एहतजाज नहीं करना चाहिए। लेकिन अब ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि ये जो सियासी कमेटी में भी फैसला हुआ था, इसमें जो सीनियर लीडरशिप है वो इत्तेफाक नहीं कर रही थी। अली अमीन गंडापुर साहब, बैरिस्टर गौहर अली साहब, उनका नुक्ता नज़र ये था कि इस दिन एहतजाज नहीं होना चाहिए। ये क्या एग्जैक्टली कहानी है? ऐसा ही है कि पूरी पार्टी मुत्तफिक नहीं थी इस एहतजाज के डेट पर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी, क्योंकि पार्टी के लिए इमरान खान साहब की सेहत, इमरान खान साहब की खैरियत और जिस किस्म की खबरें आ रही हैं, उससे ज़्यादा फिल वक्त कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी कि वो इस पे मुत्तफिक ना होते। जब पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग्स होती हैं जिसकी के फेक किस्म की लीक्स एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के तहत जो है वो शाया करवाई जा रही है और लोगों को फीड की जा रही है और जहाँ से हो रही हैं वो हमें अंदाज़ा है। मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ PTI के वर्कर और उसके लीडर्स के दरमियान एक मिसट्रस्ट पैदा करने के लिए किया गया है। फैसला जब भी होता है, किसी भी कमेटी में होता है, 100% लोग जो है वो कभी भी एक फैसले पे नहीं होते। ये जमहूरियत है। ऑलमोस्ट 98-99% लोगों के कंसेंसस के साथ, सीनियर लीडरशिप की मर्जी के साथ ये फैसला हुआ। आप मुझे ये बताएं ना, अगर मुझे पॉलिटिकल कमेटी के बाद चेयरमैन नहीं कहेगा कि तुम ये एलामिया इशू करो, तो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एलामिया कैसे इशू करेगा? आप मुझे बताएं। मैं तो जो एलामिया इशू करूंगा, जो चेयर करता है पॉलिटिकल कमेटी को, दैट इज द चेयरमैन और द सेक्रेटरी जनरल। नहीं, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है शेख साहब। जाहिर सी बात है, जब पार्टी ने फाइनली इसको एंडोर्स किया होगा तभी एलामिया उसके सामने आया होगा। लेकिन उस मीटिंग में क्या ये हुआ कि अली अमीन गंडापुर हो, बैरिस्टर गौहर अली खान हो, असद कैसर हो, ये जो सीनियर रहनुमा है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमें नहीं करना चाहिए इस दिन एहतजाज? नहीं, कोई इस किस्म की बात नहीं है। और अगर इस किस्म की कोई बात हो भी सही तो ये हमारी इंटरनल कम्युनिकेशन होगी। मैं क्यों बैठ के टीवी के सामने बैठ के तो अपनी इंटरनल कम्युनिकेशन लोगों से डिस्कस करूंगा, और स्पेशली जब वो मिस कोट हुई है ऑलरेडी मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस की तरफ से। तो मैं बसद एहतराम मैं समझता हूँ कि ये गलत रिपोर्ट हुआ है। और जो आपने कहा ना, जो तनकीद हो रही है शहजाद भाई, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग OIC की कॉन्फ्रेंस रुकवाने के लिए धमकियां देते रहे हैं साथ खड़े होके, उनके मुंह से ये गुफ्तगू अच्छी नहीं लगती। और दूसरी बात यह है कि एक संजानी का जलसा मौखर करवाने के लिए सुबह 7 बजे जेल खुलवाई जाती है। 2 सियासी लोगों को जेल मैनुअल के अगेंस्ट इमरान खान साहब से मिलवाया जाता है, सिर्फ इसलिए कि रेड जोन में वो ख़त्म नबूवत के हवाले से एक पेशी पे मजहबी जमातों के लोग आए हुए हैं और बांग्लादेश का टेस्ट हो रहा है कराची में, पिंडी में जो मैच हो रहा है। तो कोई ऐसा इंतशार या कोई दहशत गर्दी ना हो जाए। सुबह 7 बजे जेल खुलवा के खान साहब से बैरिस्टर गौहर आजम सवाती को मिलवाया जाता है। खान साहब फिर स्टेटमेंट होने का मुजाहरा करते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, हम मुअख्खर कर लेते हैं। मुअख्खर, एक जलसा मुअख्खर करने के लिए जेल खुल सकती है, 7 बजे खुल सकती है। उन लोगों से मिलाया जाता है जो रिश्तेदार भी नहीं है, डॉक्टर भी नहीं है, फैमिली भी नहीं है, शायद उनका इतना इस्तेहकाक भी नहीं है जितना फैमिली और डॉक्टर का है। मगर आज SCO हो रहा है, आपने हमें इनकम्युनिकेटो कर दिया है। 6 हफ्ते से सियासी लोग नहीं मिले हैं, 1.5-2 हफ्ते से वकला और फैमिली नहीं मिल रहे हैं, अंदर से अजीब अजीब खबरें आ रही है। इज इट टू मच टू आस्क कि काइंडली लेट हिम सी हिज डॉक्टर एंड लेट हिज सिस्टर सी हिम? जी, मतलब जो बंदे बाहर से आ रहे हैं, क्या वो खबरें नहीं पढ़ते? उनको नहीं पता? इस मुतालबे में तो आपके कोई डॉक्टर की एक्सेस नहीं है। इस मुतालबे में कोई नाजायज बात नहीं, उनके वकला को भी एक्सेस होना चाहिए, पार्टी के लोगों को होना चाहिए, उनकी फैमिली को जरूर होना चाहिए। लेकिन इस वक्त सवाल ये उठ रहा है कि एक पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम का एक मल्टीलैटरल ये ऑर्गेनाइजेशन है, उसके यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर्स आ रहे हैं, डिफरेंट डेलीगेशंस आ रहे हैं। उस वक्त एहतजाज करेंगे तो इससे SCO को नुकसान हो सकता है, मुल्क को नुकसान हो सकता है, सिक्योरिटी खदशात हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि शेख साहब, इस स्ट्रैटेजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फायदा क्या होगा?
देखिए जी, ये कोई ऐसा ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं है जो खुदा न खास्ता एससीओ के खिलाफ है या एससीओ की वजह से की गई है। अगर एससीओ की डेटें तो बड़े अरसा पहले की आ गई थी। अगर हमने एससीओ के डेट के हवाले से कुछ करना होता तो हम ये महीना पहले या 20 दिन पहले पूरी मोबिलाइजेशन और पूरे उसके साथ हमको कॉल दे देते। मगर हमने तो अपना पंजाब का एहतजाज करना था, उसके बाद हमने इस्लामाबाद के लिए बैठना था और फिर हमने उसका कोई फैसला करना था। ये जो एक खदशात देखें, वही इमरान खान के बगैर तहरीक इंसाफ क्या है? इमरान खान के बगैर हमारे वर्कर, हमारे एमएनएज, हमारे सेनेटर्स, हम इमरान खान के बगैर क्या है? वही लीडर हमें होप देता है, वही लीडर का एजेंडा और हुक्म हम मानते हैं। आप हमें अजीबो गरीब खबरें अंदर से दे रहे हैं। आप एससीओ तो हमसे डिस्कस ही ना करें, वो तो एक बहुत बड़ा एजेंडा है और पाकिस्तान, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो उससे अचीव करना चाहता है वो करे, हमारी दुआ है और हम उसके अंदर हिस्सेदार होंगे। मगर हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि यार एक जलसे के लिए जेल खुलवा सकते हो, 2 हफ्ते से हमें 6 हफ्ते से सियासी लोगों को नहीं मिलवाया। अगर इतनी तुम्हें वो हो रही है एससीओ के हवाले से तो मिलवाओ खान को, 15 मिनट घंटे की बात है। जाके सिर्फ बाहर उनकी बहन और डॉक्टर आके कह दें कि जी ये खैरियत से है, सब ठीक है, तो मामला खत्म, कोई एहतजाज नहीं होगा। आज शेख साहब, बैरिस्टर गौहर साहब ने भी खत लिखा है इंटीरियर मिनिस्ट्री को और कहा है कि हमें एक्सेस दिया जाए उनको और साहबजादा हामिद रजा को। अब देखते हैं कि इस पे क्या रिस्पॉन्ड करती है। होपफुली हुकूमत पे पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर दे तो शायद ये मामला इस हद तक आगे नहीं जाएगा। हुकूमत को कहूँगा कि अवाम से जिद नहीं लगाई जाती। बेशक आप फॉर्म 47 के लोग हैं, मगर आपने हुकूमतें देखी हैं, अवाम से जिद नहीं लगाई जाती। इट इज़ नॉट टू मच टू आस्क, इट इज़ अ बेसिक राइट। एससीओ इज़ अ बिगर एजेंडा एंड वी आर फॉर इट, वी आर फॉर एससीओ। मगर जब आप हमें अंदर से ऐसी खबरें आएंगी कि मिस ट्रीटमेंट हो रहा है, बीमार है, कोई अजीब बातें आ रही हैं, क्या मैं कहूँ बैठ के, तो फिर एक करोड़ों लोगों में जिनका वो कायद है उनमें बेचैनी पड़ती है। आपका क्या ख्याल है जो एससीओ के लीडर आ रहे हैं वो नहीं पढ़ रहे होंगे कि इतने बड़े अपोजिशन लीडर को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अपोजिशन, सबसे बड़ी पार्टी के लीडर को डॉक्टर नहीं दिया जा रहा? सही, लेकिन कल वैसे अगर आपने देखा हो कि अडियाला जेल से जराए ऐसे ही बात सामने आई कि उनको उनके जो मुआलिज है वो भी आ रहे हैं, उनको कोई ऐसी तकलीफ नहीं है। ठीक है, वो आपका हक है कि उनके जराए पे आप बिलीव ना करें, लेकिन 15 तारीख को आप ये एहतजाज कर रहे हैं, 17 तारीख तक ये पाबंदी पंजाब हुकूमत ने लगाई हुई है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2 डेज। आप ठीक कह रहे हैं, मैं इस बात से डिसएग्री नहीं कर रहा कि अगर एक्सेस नहीं दिया जा रहा वो ज्यादती है, गलत है, उनका हक है, मिलना चाहिए। बट ये 2 दिन का सिर्फ रह जाएगा फासला, फिर भी आपको लगता है कि एहतजाज करना चाहिए, जो कि कोई भी सूरत इख्तियार कर सकता है? सर, ये सिर्फ बैन की वजह से तो मुलाकातें बंद नहीं हुई ना। हमारी जो थर्सडे वाली मुलाकातें हैं वो तो बैन से भी 5 हफ्ते पहले बंद हो गई थी। तो अगर हम ये समझे कि बैन उठ जाएगा और खान साहब को हमें ये एक्सेस दे देंगे, तो हमें तो इस बात का भी यकीन नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों का मिलना तो इन्होंने बैन से पहले बंद कर दिया था। उसका क्या करें फिर? मतलब इज इट रियली दैट हार्ड? यार जाओ अल्लाह के बंदो, अगर मैं आपकी जगह हुकूमत में होता तो मैं तो 1 मिनट लगाता और मैं वहां जाके कहता जी करो मुलाकात अपने लीडर नाल ते साडी जान छोड़ो। हाँ, तो फिर अगर आप कह रहे हैं कि वो जो मुलाकातें थी उस पर तो पाबंदी पहले से है, तो क्या ये मुमकिन नहीं, अगर आप कहते हैं एहतजाज आपका हक है और पूरा मन एहतजाज होना चाहिए, तो वो सब को कर लें, 15-16 को ये 2 दिन का इवेंट है, इसके बाद कर लें, या आप चाहते हैं कि हुकूमत पे प्रेशर डालने का ये बेहतरीन मौका है? पॉलिटिकल कमेटी का फैसला है और कलेक्टिव विजडम प्रिवेल करती है, ये उन सब का फैसला है। मेरा काम तो एज सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उस फैसले की नश्र व इशाअत है और मैं पाबंद हूँ। जब पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला कर दिया तो मैंने तो वो आपको सुनाना है। आगे ये वो हैंड पिक लोग ने खान साहब के, जो खान साहब ने खुद वो किए हैं, दे आर ऑल्सो इमोशनल अबाउट इमरान खान साहब। जी शेख साहब, जस्ट जैसे मैंने कहा कि चले नहीं है जो जबरदस्ती दिए गए हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने 9 मई के बाद सूरतें बर्दाश्त की हैं। खान साहब के हैंड पिक, दे आर इमोशनली अटैच विद इमरान खान साहब। अब हुकूमत तो उनकी सेहत बड़ी इंपॉर्टेंट है। हुकूमत तो ऑब्वियसली कहेगी कि आप एहतजाज ना करें, लेकिन अब अभी कुछ देर पहले फजल रहमान साहब ने भी और असद कैसर साहब ने ये खुद अपने एक्स पे पोस्ट किया है कि फजल रहमान साहब ने उनसे रब्ता किया और कहा है कि इसको मौखर कर दें, उनसे अपील की है कि मौखर कर दें, इस वक्त एहतजाज ना करें। अब फजल रहमान साहब हो गए, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी आज इस हवाले से ट्वीट किया है कि आपके सारे ग्रीवेंसेस बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन मौखर कर दें, ये मुल्क का मामला है, ये एससीओ का मामला है। तो क्या उन जमातों जिनसे भी आप राब्ते में हैं तरमीम के हवाले से, उनकी भी आप अपील सुनेंगे या उसको नज़रअंदाज कर देंगे? सर, जिन लोगों से हम तरमीम के हवाले से राब्ते में हैं उनका हमें बड़ा एहतराम है, उनकी राय का भी एहतराम है, उनकी बात का भी एहतराम करते हैं, मगर शायद उनको पीटीआई के वर्कर और लीडरशिप का अपने लीडर के साथ इमोशनल अटैचमेंट का अंदाज़ा नहीं है कि वो किस हद तक है। जितनी मार खा रहे हैं, जितना जुल्म और जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, उसी इमोशनल अटैचमेंट की वजह से कर रहे हैं। तो हम उनकी राय का एहतराम करते हैं,
आजकल वो देखे ना, उनके साथ पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले भी मिल रहे हैं, गवर्नमेंट भी उनको जो है वो राम करने की कोशिश कर रही है। तो हम समझते हैं कि उनको हमारा मौक़िफ़ वहां पहुंचाना चाहिए कि भाई तुम लोग थोड़े से अक्लमंदी का मुजाहरा करो या होश के नाखून लो। तो हम उनकी राय का जरूर एहतराम करते हैं, मगर उन्हें चाहिए कि हमारा जो है मौक़िफ़ भी वहां तक पहुंचाएं और इस मामले को खत्म करवाएं। और ये आप लोगों का अटल फैसला है, क्योंकि अब ये इत्तलात भी आ रही थी कि शायद एक और कमेटी का इजलास बुलाया, सियासी कमेटी का एक और इजलास होने वाला है जिसमें शायद नजरसानी होगी, क्या ऐसा है? और दूसरा ये कि अब तक इत्तलात है कि आपने अपने वर्कर्स वगैरह को हिदायत नहीं दी है कि आपने तैयारी शुरू करनी है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। जो रीजनल हेड्स हैं और जो प्रोविंशियल हेड्स हैं उन्होंने अपनी अपनी मीटिंग्स कंडक्ट करनी शुरू करनी है। और जब पीटीआई का ऑफिशियल के ऊपर एक चीज़ चली जाती है एहतजाज की कॉल के हवाले से, तो बंदे उसके ऊपर एहतजाज की वैसे तैयारी शुरू कर देते हैं। फिर मोबिलाइजेशन जो है फाइनल करने के लिए तंजीमें अपनी अपनी मीटिंग्स करती हैं, जो मेरे इल्म के मुताबिक हो चुकी हैं कल रात तक सारी। सही। और अब मुझे बताइएगा शेख साहब, मैं जब आपसे पूछा कि क्या आपको लगता है कि असरअंदाज होगा इस तरह का एहतजाज और फ़ायदा होगा, क्या उससे एक्सेस मिल जाएगा इमरान खान को? और मुझे ज़रा मंजर कशी करें ना, आप वफ्द लेके आते हैं, वही कंटेनर लगाए जाएंगे, खंदकें खोती जाएंगी, यानी कि पुलिस आपको यहाँ पे आने नहीं देगी, आंसू गैस शेयरिंग होगी, ये सारा कुछ मंजर होगा। हाउ डज इट हेल्प पीटीआई? वेल, हाउ, देखें, आपका सवाल है कि हाउ डज इट हेल्प। मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत को हमें उससे पहले मुलाकात करा देनी चाहिए। अगर हुकूमत मुलाकात नहीं कराती तो हम आके अपना एहतजाज रजिस्टर कराएंगे। अगर एहतजाज हेल्प नहीं करते तो दुनिया सारी ऑल अराउंड द वर्ल्ड वो पागल है कि वो एहतजाज करते हैं, वो अपना पॉइंट रजिस्टर कराते हैं, वो दुनिया को बताते हैं कि हमारे साथ क्या जुल्म हो रहा है। हम पाकिस्तानियों को और दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे कायद के साथ क्या जुल्म हो रहा है। एहतजाज किस लिए किए जाते हैं? नून लीग किस लिए एहतजाज करती थी? जब इमरान खान साहब के दौर में बिलावल भुट्टो रैलियां लेकर निकलता था सिंध से और पंजाब से होते हुए इस्लामाबाद आते थे, कंटेनर लगाए थे, किस लिए कर रहे थे एहतजाज? क्यों इतना तेल फूक रहे थे? मरियम नवाज साहबा इमरान खान साहब के दौर में केपीके में जलसे करती रही खुद जाके, किस लिए करती थी? जरूरत तो कोई नहीं थी, क्या फायदा, क्या असर होना था? एहतजाज जिस नुक्ते के लिए होता है वो यही होता है कि हम अपना पॉइंट रजिस्टर कराना चाहते हैं, हम बोल रहे हैं, हम आवाज उठा रहे हैं। हम कोई पुरतशद्दुद तंजीम तो नहीं है, कोई बदमाश तो नहीं है, कोई मिलिटेंट तो नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। कल पंजाब हुकूमत ने यह दावा किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मेंबर नेशनल असेंबली और सेनेटर्स को गायब किया हुआ है, अगवा किया हुआ है, और वो इल्ज़ाम लगाते हैं ये काम हुकूमत और एजेंसीज कर रही हैं। और कल असमा बुखारी साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 6 मेंबर नेशनल असेंबली है और एक सेनेटर हैं जो कि इस वक्त गायब हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको अगवा किया हुआ है। और कल इस हवाले से हमने ये बताया था कि ख्वाजा शराज जिनका नाम लिया गया, उनके एक रिश्तेदार की वीडियो भी बनाई गई, और इसके अलावा जावेद इकबाल वड़ाइच, उनके भी कज़न की वीडियो दिखाई गई कि ये दोनों गायब है, किसी से राब्ते में नहीं है। इन दोनों हजरात के हवाले से हमने बताया था कि एक के पेट्रोल स्टेशन पर रेड हुआ और एक का घर और डेरा जो है उसको गिरा दिया गया था। इसके अलावा कल ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मलिक शफकत अवान साहब का भी जिक्र हुआ, मेंबर नेशनल असेंबली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनके मामू की वीडियो दिखाई गई कि वो किसी से राब्ते में नहीं है, और ये इल्ज़ाम लगाया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कस्टडी में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों ने उनको अगवा किया हुआ है। तो हमारा राब्ता हुआ है मलिक शफकत अवान साहब से, हमारे साथ वो शो पर मौजूद है, उनसे हम मज़ीद बात करेंगे कि हकायक क्या है। शुक्रिया मलिक साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कल अज़मा बुखारी साहबा पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आप समेत 5 से 6 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के मेंबरान और सेनेटर का जिक्र किया कि उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद अगवा करके छुपाया हुआ है, और ये तासुर दिया कि शायद ये वो लोग हैं जो कि आईनी अमेंडमेंट के हक में वोट देना चाहते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इनको मंजर आम पे नहीं आना दे रही, और इनके रिश्तेदारों का भी इनसे राब्ता नहीं हो रहा। और आपके हवाले से भी कल आपके एक रिश्तेदार की वीडियो चलाई कि वो भी कह रहे हैं कि हमसे राब्ता नहीं हो रहा है मलिक शफकत अवान का। क्या हकीकत है? आप इस वक्त क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कस्टडी में है, उन्होंने आपको गायब रखा हुआ है, क्या सिचुएशन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया ये क्लैरिटी करने का। वो खान साहब कहते हैं ना कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते, बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। 3-4 दिन पहले एक ट्वीट हुआ था हम 4-5 लोगों के बारे में, उसमें भी मेरा नाम शफकत अयाद खान ही लिखा था उस बंदे ने, और उसका मैंने जवाब भी दिया था कि भाई खुदा के बंदे, हम तो खुद बैठे हुए हैं आप लोगों से छुप के और उन लोगों से छुप के जो बंदे उठा के आपको दे रहे हैं, और हमको किसी ने अगवा नहीं किया। और कल वो हमारे भट्टे का मैनेजर है, उस बेचारे को उठा कर ले गए,
और उसे मेरे मामा बनाकर उससे बयान दिलवा दिया। अब मैं क्या कहूँ कि ये क्या क्या बुरी हरकतें कर रहे हैं, इनको खुद शर्म करनी चाहिए। हम जैसे लोग जिन्होंने पार्टी को इंतहाई बुरे हालात में ज्वाइन किया है, हमारा तो खून ही ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता हम इमरान खान के साथ बगावत कर जाएं। और ये सारे लोग जिनका नाम लिया गया है, वो सारे लोग ही खुद यहाँ पे छुप के बैठे हुए हैं इनसे कि ये उठा के ना ले जाएं और कोई उल्टी सीधे हमसे बयान ना दिलवाते फिरें और उल्टे सीधे कोई वोट देने की कोशिश दिलवाने की कोशिश ना करें। जिन लोगों का भी जवेद वड़ैच साहब के साथ क्या हुआ है, मुबीन आरम जट के साथ क्या हो रहा है, बाकी दोस्तों के साथ क्या हो रहा है, ये जिन लोगों का भी नाम लिया हो, ये सारे यहाँ पर सेफ हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और सारे अपनी मर्जी से यहाँ पर रह रहे हैं और ये कभी भी इनकी इस घिनौनी हरकत में शामिल नहीं होंगे और ये गैर आईनी तरमीम हम कभी भी पास नहीं होने देंगे। इनको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा मलिक साहब, और ना ही इनकी किसी ऑफर में आएंगे, ना दबाव में आएंगे और इंशाल्लाह ताला डट के खड़े हैं इमरान खान के साथ और पाकिस्तान के साथ और इमरान खान के नजरिए के साथ। आप ये खुद एतराफ करें कि इस वक्त आप छुपे हुए हैं, लेकिन आप खुद छुपे हुए हैं, किसी ने आपको छुपाया नहीं है? नहीं, किसने छुपाना है हमें? हम सारे MNA जो है इनकी फस्तायत से छुप के बैठे हैं कि ये जो हाल हमारे साथ कर रहे हैं, हमारी फैमिली के साथ कर रहे हैं, उससे खुद छुप के बैठे हुए हैं। हमें किसने छुपाना है? सही। और आप ये कह रहे हैं कि कल हम आ रहे हैं, बात कर रहे हैं। कल आप कह रहे हैं कि जो एक वीडियो बयान था जो आपके रिलेटिव आपके मामू को बताया गया कि आपके मामू का बयान है कि उनका राब्ता आपसे नहीं हो रहा है, वो आप कह रहे हैं कि वो आपके पुराने कोई मैनेजर हैं, आपके रिश्तेदार नहीं है? जी नहीं, रिश्तेदार नहीं है, वो हमारे काबिल एहतराम है, बड़े पुराने हमारे पास ही हैं और उनको उठा के और उन्हें कहा है कि आपने मामू बन के बयान देना है। ये पूरी कौम को मामू बना रहे हैं। और मलिक साहब, आप वैसे अपनी फैमिली से राब्ते में हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि आप इस वक्त कहाँ हैं? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोज बात होती है सबसे, लेकिन सारी फैमिली कहीं ना कहीं छुपी हुई है। रोजाना तो ये रेड कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पर और कभी किसी को उठा के ले जाते हैं, कभी किसी को। मैं खुद 3 बार उठाया गया हूँ, मेरे भाई 2-3 बार उठाया गया है। तो क्या करें जी, जो फस्तायत इन्होंने फैलाई हुई है। लेकिन ये भूल जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक MNA भी इनकी इस गैर कानूनी गैर आईनी हरकत में इनका साथ देगा। सही। और आप समेत ख्वाजा शिराज साहब का नाम लिया, तौसा से वो MNA है। ख्वाजा साहब भी बिल्कुल ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी एक दिन पहले मुलाकात हुई है, जवेद वड़ैच साहब से भी हुई है। जैन कुरैशी साहब तो खैर अपने घर में ही रह रहे हैं, वो तो इधर नहीं है, वैसे हमें मिलने आए थे 2-3 दिन पहले। सही और है, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि ख्वाजा शिराज साहब का जो पेट्रोल पंप है, 15 जुलाई को जब उन्होंने बयान हल्फी दिया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हूं, तो उनके पेट्रोल पंप पर भी जो है वो छापा मारा गया, उसको बंद किया गया। जावेद इकबाल साहब, 9 अक्टूबर को रेड हुआ उनके डेरे पर और उनके घर पर। ख्वाजा साहब का पंप बंद कर दिया। मुबीन आरिफ जट के जो है बिजनेस प्लेस, उस पर रोजाना रेड किए जा रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जितने नाम लिए गए हैं वो तमाम लोग इस वक्त जो है खुद ही अगर छुपे हुए हैं ताकि वो हुकूमत उनको प्रेशराइज ना कर सके, अपनी मर्जी से है, लेकिन वो तमाम इस वक्त PTI के साथ खड़े हुए और इस अमेंडमेंट के हक में वोट नहीं देना चाहते। कतई नहीं देंगे जी अमेंडमेंट के हक में। हम ये जुल्म इस मुल्क के खुदादाद पर नहीं होने देंगे जो ये एक गैर कानूनी गैर आईनी तरमीम करना चाहते हैं आईने पाकिस्तान में। कभी भी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। ये भूल जाएं ये कि ये तरमीम करवा लेंगे। कल हमारे साथ असद कैसे साहब थे, उन्होंने कहा 40-50 करोड़ रुपए जो है ऑफर किए जा रहे हैं। परसों हमारे साथ उमर अयूब थे, वो भी यही कह रहे थे कि करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे हैं हमारे लोगों को। हुकूमत डिनाई कर रही है, हुकूमत कह रही है कोई ऐसा हमने काम नहीं किया है। तो क्या आपको भी किसी किस्म की ऑफर आई है कि हुकूमत की तरफ से? मैं बता चुका हूं भाई कि बंदों को 70 करोड़ से 100 करोड़ तक ऑफर कर रहे हैं और मुझे जिसने ऑफर किया है मैंने उन्हें कहा कि ये ऑफर करने वालों से ये पूछें कि 70 करोड़ को 70 अरब भी कर दें। जिसने ना बिकना हो वो नहीं बिकता, जिसने बिकना हो वो 1 करोड़ पे भी बिक जाए। ये बिकने वाले नहीं है, ना झुकने वाले हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम कारकुन हैं और इंशाल्लाह ताला डट के खड़े रहेंगे। सही है। तो अगर ये तरमीम पेश की जाती है कौमी असम्बली में और वोटिंग का वक्त आता है तो आप फिर ऐवान में मौजूद नहीं होंगे ताकि आपको प्रेशराइज ना किया जाए? बाज़ाहिर ये सूरत हाल है। ये तो पार्टी जो भी पॉलिसी देगी, अभी तक तो यही फैसला है कि हम लोग नहीं जाएंगे और अगर कल पार्टी कहती है कि जाना है तो हम जाएंगे। ये पार्टी पॉलिसी जो भी बनेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मलिक शफकत अवान साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे पार्टी ने ना उनको अगवा किया है ना गायब किया है, वो खुद अपनी मर्जी से छुपे हुए हैं क्योंकि हुकूमत उन पर दबाव डाल रही है। हम मजीद बात करेंगे। ख्वाजा शिराज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, कौमी असम्बली के मेंबर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक है। ख्वाजा साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल आपके हवाले से भी ये दावा किया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आपको अगवा किया है, गायब कर दिया गया है और एक वीडियो चलाई गई, वो बताया गया कि आपके कज़न है जो बता रहे थे कि आपसे कोई राब्ता नहीं है। तो क्या ये बात दुरुस्त है, आपको गायब किया हुआ है पार्टी ने इस वक्त?
जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त फस्तायत जो है पीटीआई के हवाले से पूरे पंजाब में आपके सामने है, और मेरे ख्याल में तमाम दोस्त जो हैं वो इस वक्त इस फस्तायत का मुकाबला कर रहे हैं, और हर लेवल के ऊपर जो भी कोएर्सिव मेयर्स हो सकते हैं वो आप मीडिया भी इन सारी चीज़ों को रिपोर्ट कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कल जो एक दावा किया गया हुकूमत पंजाब के तर्जुमान की तरफ से, तो मुझे इस बात समझ आई कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने लोगों को इस्तेमाल कर रही है एक ऐसी झूठे प्रोपेगेंडे और गलत किस्म की सारी इंफॉर्मेशंस जो हैं वो लोगों तक लेके जा रहे हैं, और इस पे भी बड़ी हैरानी है। और मैं इसको कंडेम भी करूँगा कि हम तमाम जो पंजाब के MNAs हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी साथी हैं वो सब अल्लाह के फजल करम से अपने स्टैंड के ऊपर मौजूद हैं और अपनी जमात के साथ कमिटेड हैं। तो क्या खुद इस वक्त आप छुपे हुए हैं? स्टेटस क्या है आपका? पहली बात तो यह है कि छुपे होने से क्या मुराद है। मैं परसों अपने हल्का इंतखाब में ही था और वहाँ पे मेरे एक बड़े अजीज दोस्त, उनकी फातिहा खानी थी, सब लोग वहाँ मौजूद थे, मैं भी उधर गया हूँ। लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है आप तमाम लोगों के सामने है कि हमारे घरों की चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया जा रहा है। हमारे घरों में 20 दफ़ा जो है वो पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं। हम अपने बच्चों को पिछले 15 जुलाई से मैंने अपनी फैमिली को अपने घर में नहीं रखा जी। हम ख्वाजा साहब, ये दबाव की वजह क्या है? मुतालबा क्या किया जा रहा है आपसे? जी देखिए, मुतालबा तो बड़ा सिंपल है कि आईनी तरमीम में हम हुकूमत की जो स्ट्रेंथ है उसको पूरा कर दें तो फिर हर चीज़ ठीक है। अगर हम अपने ज़मीर का सौदा करें और ज़मीर का सौदा करके वोट जो है आईनी तरमीम के हक में अगर डाल दें तो फिर तो हर चीज़ ठीक है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो ये सारी जो इस वक्त इफ्ताद है पूरी की पूरी जमात के ऊपर और तमाम जो पंजाब के अराकीन हैं कौमी असम्बली के, वो इसको फेस कर रहे हैं। वो मुकदमात की सूरत में भी है, वो चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की सूरत में भी है। हमारे तमाम जो कारोबारी स्टेक्स हैं वो भी इस वक्त दाव पे लगे हुए हैं। दुकानें हैं, कोई मार्केटें हैं, किसी का कोई कारोबार है उसको सील कर दिया गया है, और तमाम जितने भी पीटीआई के हमारे करीबी दोस्त हैं वो सारे पाबंद सलासिल हैं। ये सारा सिलसिला आपके सामने है और क्या हुकूमत की तरफ से पूरी जमात इसको फेस कर रही है। क्या कोई रकम की भी पेशकश की गई आपसे अपनी वफादारी तब्दील करने के लिए? देखें जी, मुझे तो ज़ाती तौर पे किसी ने रकम की पेशकश नहीं की, लेकिन मुख्तलिफ दोस्तों को रकम की पेशकश भी की गई है। जिसको की गई उसने बताया भी होगा। मुझे किसी ने ज़ाती तौर पे पैसों की ऑफ़र की नहीं है, इसलिए मैं ये गलत बयानी बिल्कुल नहीं करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो भी यही बता रहे थे कि उनको किसी ने पार्टी ने अगवा नहीं किया है और उनके ऊपर भी दबाव है कि वो आईनी तरमीम के हक़ में वोट करें। हमने इस प्रोग्राम में अज़मा बुखारी साहबा, जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इन दोनों हज़रात के हवाले से और दीगर लोगों के हवाले से उनको भी दावत दी, उनसे रब्ता किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन प्रोग्राम में हाजिर होकर वो अपना मौक़िफ़ दे सकती हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। T20 हो, ODI या टेस्ट क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस इन तीनों फॉर्मेट में पिछले कुछ अरसे में इंतहाई मायूस कुन रही है। बांग्लादेश से होम सीरीज में 2 टेस्ट मैचेस हारने के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड से भी पहला टेस्ट मैच 1 इनिंग और 47 रन से हार चुका है, जबकि पाकिस्तान ने पहले इनिंग में 556 रन बनाए थे, लेकिन इंग्लैंड ने उसके जवाब में 823 रन बनाए और पाकिस्तान ये मैच 5वें दिन हार गया। और अब अगले मैच के लिए बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। पाकिस्तान के 3 स्टार खिलाड़ी बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है, जिसकी वजह सेलेक्टर आकिब जावेद ने यह बताई है कि इनका फॉर्म और इनकी फिटनेस जो है वो ठीक नहीं थे। बाबर आजम के अगर रिकॉर्ड की बात की जाए तो पिछले 18 इनिंग्स में उन्होंने कोई निस्फ सेंचुरी स्कोर नहीं की है, जबकि 9 टेस्ट मैचेस में उनकी जो औसत है रन बनाने की वो 21 रही है। जबकि शाहीन शाह आफरीदी अपनी इंजरी के बाद भी फॉर्म में नहीं नजर आ रहे और पिछले 11 इनिंग्स में उन्होंने सिर्फ 17 विकेट हासिल किए हैं। इन तीनों के अलावा सरफराज अहमद जो कि रिजर्व विकेट कीपर थे, उनको भी स्क्वाड से रिलीज कर दिया गया है। और अब जो नए खिलाड़ियों को इंडक्ट किया गया है उसमें 3 डेब्यूटांट हैं।
हसीबुल्लाह और कामरान गुलाम बल्लेबाज हैं और स्पिनर के तौर पे मेहरान मुमताज़ को शामिल किया गया है। इन तब्दीलियों के अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जो खिलाड़ी तो तब्दील हो रहे हैं, लेकिन मुसलसल चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हो, कोचिंग स्टाफ हो या सेलेक्टर्स हो, वहाँ पे भी हमें पिछले 3-4 सालों में बार बार मुसलसल तब्दीलियाँ नजर आई हैं। पिछले 4 साल में 4 पीसीबी चेयरमैन आ चुके हैं, रमीज़ राजा, नजम सेठी, ज़का अशरफ और इसके बाद अब मोहसिन नकवी पीसीबी के चेयरमैन हैं। कोचिंग स्टाफ में भी मुसलसल तब्दीलियाँ हुई हैं। पिछले 5 सालों में 5 मुस्तकिल हेड कोचेस को चेंज किया गया है। इनफैक्ट 6 मुस्तकिल हेड कोचेस को चेंज किया गया है। उसमें मिसबाह हक भी रहे हैं, सकलैन मुश्ताक भी है, मोहम्मद हफीज़ भी शामिल रहे और अब टेस्ट क्रिकेट में जेसन गिलेस्पी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं और गैरी कर्स्टन वाइट बॉल क्रिकेट के हेड कोच हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई हैं पिछले 3 सालों में वो सिलेक्शन टीम में है। 2021 से लेकर अब तक 26 सेलेक्टर्स को आजमाया गया है, जिनमें चीफ सेलेक्टर्स के ओहदे पर मोहम्मद वसीम, शाहिद आफरीदी, इंजमामुल हक और मोहम्मद यूसुफ शामिल रहे और अभी 2 दिन पहले सिलेक्शन कमेटी में दोबारा तब्दीली करके आकिब जावेद, अजहर अली और साबिक एम्पायर अलीम डार को शामिल किया गया है। आज जब ये तब्दीलियाँ हुई हैं तो इस पर फ़खर जमान, जो कि पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी हैं, वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, उनका भी एक पोस्ट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा है कि विराट कोहली का फॉर्म 3 साल तक के लिए ख़राब था लेकिन उनको ड्रॉप नहीं किया गया, इसलिए बड़ी तशवीश है जो बाबर आजम को ड्रॉप करने की बात हो रही है, क्योंकि इससे बड़ा एक मनफी मैसेज जो दूसरे खिलाड़ियों में जाएगा। तो इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। उसके लिए राशिद लतीफ़, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। राशिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो इन तब्दीलियों के हवाले से बताइएगा, आपके ख्याल में ये दुरुस्त फैसला है सिलेक्शन टीम का और पीसीबी का जो उन्होंने बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप किया है? देखिए, तब्दीली अच्छी चीज़ होती है जब आपको कोई जीत नहीं मिल रही। लास्ट 6 मैचेस हम टेस्ट मैचेस होम पे हार चुके हैं और होम पे हारना थोड़ा सा एशियन टीम के लिए बुरा समझा जाता है। मायूब तो नहीं लेकिन बुरा समझा जाता है। शायद जब बांग्लादेश से हम हारे थे उस वक्त भी चेंज करनी चाहिए थी। बाबर आजम को रेस्ट देना चाहिए था, शान मसूद खुद रेस्ट ले लेते और एक आध प्लेयर शाहीन आफरीदी को भी रेस्ट दे देना चाहिए था। लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं हो, क्योंकि एक टेस्ट इंग्लैंड का खेलते उसके बाद 2 टेस्ट में वापस आ जाते। लेकिन ऐसा नहीं किया उन्होंने, ये तीसरा टेस्ट आ रहे और बड़ी चेंजेस की हैं और जो प्लेयर्स लिए हैं, जो निकाले हैं, उसमें 2 बड़े नाम हैं। नाम तो सारे बड़े लेकिन 2 बड़े, सरफराज अहमद पाकिस्तान के कप्तान जो जीते हैं चैंपियन ट्रॉफी, और बाबर आजम। 2 फास्ट बॉलर, नसीम शाह उनकी शोल्डर की इंजरी है थोड़ी सी, और शाहीन आफरीदी और अबरार अहमद अनफिट हो चुके हैं, बुखार था उनको या जो भी प्रॉब्लम थी वो टीम के साथ नहीं है। नए प्लेयर जो लिए हैं, मेहरान मुमताज से बहुत उम्मीदें हैं। वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, अच्छी बॉल करते हैं, यंग है, अभी एमर्जिंग के लिए जा रहे थे यूएई तो उनको रोक लिया गया है। कामरान गुलाम सालों से रन करते हैं, पाकिस्तान का कायदे ट्रॉफी का रिकॉर्ड उनके पास है। हर टीम में सिलेक्ट होते हैं और अगली टीम में ड्रॉप हो जाते हैं, हर टीम में सिलेक्ट होते हैं फिर उससे अगले टूर पर ड्रॉप हो जाते हैं। उनको मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, मेरे ख्याल से जावेद मियाँदाद हो, यूनुस खान हो, यूसुफ हो, इंतमाम हो, ज़हीर अब्बास, माजिद खान, जो भी है, सब पे बुरा टाइम आता है और वो फिर अपने वर्क करके वापस आते हैं। तो बाबर को मायूस नहीं होना चाहिए और कुछ ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं देना चाहिए। फ़खर ने जज्बात होके दे दिया, लेकिन ऐसा क्रिकेटर्स के ऊपर लाइफ में टाइम आता है। बड़े बड़े प्लेयर्स पूरी फॉर्म में होते हैं, चाहे वो तेंदुलकर हो, रिकी पॉन्टिंग हो, एबी डिविलियर्स हो, लेकिन पाकिस्तान की टीम जिस जगह पे खड़ी हुई है वो मतलब अच्छी चीज नहीं नजर आ रही, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही चीज है जो स्पोर्ट्स है, वो क्रिकेट है, जो कि यूनाइट करती है पूरे पाकिस्तान जी। 1-1.5 साल से या 2 साल से देखें हमारी परफॉर्मेंस बहुत बुरी जा रही है तीनों फॉर्मेट में। जैसे आपने शुरू में बताया कि सारे, उसकी वजह आपने खुद ही अपने इंट्रो में सारा कवर कर लिया था। चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हो या चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, बहुत चेंजेस हुई हैं। मानी साहब आए थे 2019 में, उसके बाद रमीज राजा, उसके बाद नजम शेट्टी, उसके बाद ज़का अशरफ, उसके बाद हसन मोहसिन नकवी साहब आ गए। तो ये इतनी ज़्यादा चेंजेस होगी तो बहुत बोर्ड भी चेंज होता है, तो साथ में अपने लोग लेके आते हैं, सिलेक्शन कमेटी चेंज होती है। आपने मोहम्मद वसीम का नाम लिया, शाहिद खान आफरीदी का नाम लिया, हारून रशीद साहब है, मिकी आर्थर थे, वहाब रियाज, इंतमामुल हक, सारे लोग आके चले गए।
जब 2-3 सिलेक्शन कमेटी चेंज होगी, 2 तो 4 प्लेयर तो अपने लेके आएंगे ना लाइकिंग के। मैं ये नहीं बोल रहा कि अपने, लेकिन राशिद साहब मेरे ख्याल से 26 सेलेक्टर्स 3 साल में चेंज हुए, 26 तो हमने नए प्लेयर्स भी नहीं आजमाए, तो इसका मतलब ज्यादातर सेलेक्टर्स आके उन्हीं प्लेयर्स को दोबारा सेलेक्ट करते रहे। नहीं, वो 4 जो ड्रॉप होते हैं वो अगले 4 में वापिस आ जाते हैं, कोई नए प्लेयर इंट्रोड्यूस नहीं हुए, इसमें ये है। लेकिन सबसे अहम है कि चेयरमैन एक लंबे अरसे के लिए बना दें, जिस तरह से हमारे ना प्राइम मिनिस्टर चीफ पैटर्न है वो करते हैं। गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो वो चेंज हो जाते हैं, चेयरमैन भी वो भी चेंज। इसमें प्रेसिडेंट को होना चाहिए शायद, जो चीफ जो बनते हैं ना पैटर्न, उनको होना चाहिए। जो 3 साल 4 साल तो एक चेयरमैन को दें आप। सही है। अगर रमीज राजा थे, गवर्नमेंट चेंज हुई, वो चेंज हो गए, फिर धक्का अशरफ और सेठी साहब का तो चलते ही रहता है। सही। अब आप चाहते हैं कि एक मुस्तकिल सेटअप हो। अब ये बताइएगा कि देखिए अब ये नए प्लेयर्स जो टीम में इंडक्ट किए हैं, जिसमें डेब्यूटेंट भी हैं, ये फेल हो जाएंगे तो फिर प्रेशर आएगा, और क्या फिर दोबारा पुराने खिलाड़ियों के ऊपर चले जाएंगे? आपके ख्याल में आप इनको अगर लाए गए हैं टीम में तो थोड़ा वक्त देना चाहिए? देखिए, वक्त आपको फर्स्ट क्लास में देना चाहिए। इसमें एक पॉलिसी होती है सिलेक्शन की पॉलिसी, जो हमारे कभी भी नहीं बनी, कि बैट्समैन अगर है ना 3-4 साल खेले, जैसे कामरान गुलाम है, अपने पीक का टाइम गुजार चुका है। देखिए, उसने 2004-3 साल पहले रिकॉर्ड किया था पाकिस्तान का, उसको तो टेस्ट मैच नहीं मिला। एक नया लड़का आता है लाइकिंग में, वो आके पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो वो क्या सोचेगा? तो मतलब ये है कि जो तो खेल रहा है रेगुलरली फर्स्ट क्लास खेल नहीं रहे लड़के हमारे। वो जो खेल के आते हैं, वो जैसे यासिर शाह आया था, थोड़ा लेट आया, लेकिन उसने परफॉर्म किया। मोहम्मद हफीज आए थे, परफॉर्म करते हुए आए थे, डोमेस्टिक में परफॉर्म किया था, फिर खेले। नवामुल्ला के 35 मैचेस थे फर्स्ट क्लास के। तो इनके देखते हैं कितने मैचेस हैं। मेहरान मुमताज वेरी यंग प्लेयर, बहुत ज्यादा उम्मीद है, मुझे बहुत उम्मीदें हैं उससे। अगर वो करता है तो बहुत अच्छा है। हसीबुल्लाह विकेट कीपर, वनडे T20 तक तो बहुत अच्छा है। मैं टेस्ट मैच राशिद भाई उम्मीद करते हैं कि जो चेंजेस की गई उसके बाद कुछ मुस्बत परफॉर्मेंस हमें नजर आए। मेरे पास वक्त कम रह गया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और अपने वो शेयर करने के लिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।